Welcome everyone. So this is the third lecture of Introduction to Pharmaceutical Analysis. पहले के दो लेक्चर में हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के इम्पोर्टेंस के बारे में, क्या इम्पोर्टेंस है उसका फार्मास्यूटिकल साइंस में, देन मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन उसके बारे में डिस्कस किया था। और ये थर्ड लेक्चर है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट सॉल्यूशंस कैसे बनाए जाते हैं जो कि यूज़ होते हैं एनालिसिस में। किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को जब एनालाइज किया जाता है तो बहुत सारे सॉल्यूशंस यूज़ होते हैं, तो उन सॉल्यूशंस को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो सॉल्यूशंस यूज़ होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन इस क्लास में, इस लेक्चर में किया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है, ये टर्म आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन सॉल्यूशन। कोई एक सॉल्यूशन है जिसका यूज़ आगे होना है एनालिसिस में। किसी भी प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को एनालाइज करने में जो भी सॉल्यूशन यूज़ हो रहा है, तो उसके स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करना ही स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। और इसको स्टैंडर्डाइज जो किया जाता है वो क्वांटिटेटिवली किया जाता है बाय कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सपोज़ कोई एक सॉल्यूशन है जिसका स्ट्रेंथ आपको डिटरमाइन करना है, तो उसको हम दूसरे एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से जिसका स्ट्रेंथ अपने को पता है उससे कंपेयर करके डिटरमाइन किया जाता है, उसी को स्टैंडर्डाइजेशन बोला जाता है। अब ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये दो टाइप के एक्चुअली होते हैं। एक है प्राइमरी स्टैंडर्ड्स और दूसरा है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड का स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है बाय कंपेयरिंग विद द प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब ये प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है, क्यों सेकेंडरी को ही प्राइमरी से कंपेयर करते हैं, वो देखते हैं। जैसे कि प्राइमरी स्टैंडर्ड, अब प्राइमरी स्टैंडर्ड एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका स्ट्रेंथ नोन होता है और उसका स्ट्रेंथ विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं होता। तो it is a solution of known strength made from substance of high purity which satisfies the following condition। मतलब जो कि बहुत ही, एक तो उसका स्ट्रेंथ नोन होता है और दूसरा वो जिस सब्सटेंस से बना होता है उसकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह से होता क्या है, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं वो बहुत ही स्टेबल होते हैं, दे आर हाईली स्टेबल। शुड बी ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट में ही ऑब्टेन होने चाहिए, ये सारे प्रॉपर्टी उसमें होना चाहिए प्राइमरी स्टैंडर्ड में। शुड हैव हाई मॉलिकुलर वेट हाई होना चाहिए। शुड बी ऑफ हाई सॉलिबिलिटी, दैट इज रेडली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉलिबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो वैसे सॉल्यूशंस को प्राइमरी स्टैंडर्ड्स बोला जाता है। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स पता करने का सबसे आसान तरीका यही है कि अगर स्ट्रेंथ उसका नोन है और स्ट्रेंथ विद पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड्स बोल देते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट, ऑक्जेलिक एसिड, ये सारे प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए। अब सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स आर सॉल्यूशंस ऑफ नोन स्ट्रेंथ विच इज़ प्रीवियसली स्टैंडर्डाइज्ड बाय प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स वैसे सॉल्यूशन होते हैं जिनका स्ट्रेंथ जो है वो नोन हो जाता है बाय कंपेयरिंग विथ प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड से कंपेयर करके हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड का स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर लेते हैं, तो वैसे सॉल्यूशंस को सेकेंडरी स्टैंडर्ड बोला जाता है। और ये जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते हैं इनका स्ट्रेंथ जो है वो चेंज होता रहता है विथ पैसेज ऑफ टाइम। तो वैसे सॉल्यूशंस जिनका स्ट्रेंथ चेंज हो रहा है विथ पैसेज ऑफ टाइम, वैसे सॉल्यूशन को सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स बोला जाता है। और ये जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स है इनके स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कैसे करते हैं, उनको डिटरमाइन करते हैं बाय कंपेयरिंग विथ प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड से कंपेयर करके
सेकेंडरी स्टैंडर्ड के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन किया जाता है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स की कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के। अब देखते हैं कि डिफरेंट सॉल्यूशंस कैसे बनाए जाते हैं। जैसे कि पहला है प्रिपरेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। सो हाउ दिस ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड। और ये जो ऑक्जेलिक एसिड जो सॉल्यूशन बनेगा उसका स्ट्रेंथ कितना होगा, 0.1 नॉर्मल। तो 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले ऑक्जेलिक एसिड जो है वो सॉलिड स्टेट में आता है, ये अपने को पता करना है। तो ये सॉलिड स्टेट में आता है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 126 ग्राम होता है। अब मॉलिक्यूलर वेट 126 ग्राम है, अपने को बनाना है 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन। तो नॉर्मल सॉल्यूशन में क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, जो भी वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट करते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए इक्विवेलेंट वेट चाहिए। तो ये है मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 126 ग्राम होता है। उसकी वैलेंसी होती है 2। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। तो 126 अपॉन 2 दैट इज़ 63 ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो गया। अब ये इक्विवेलेंट वेट 63 ग्राम हो गया, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 63 अपॉन 63 दैट इज़ 63 ग्राम को अगर 1000 ml सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। अगर 63 ग्राम को 1000 ml सॉल्यूशन बनाया जाएगा 63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड लेकर, तो वो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। और हमें बनाना है 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन। तो 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाता है। तो उसी तरह इस वेट को भी 10 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा। तो 63 था जो 1 नॉर्मल देता था, तो 6.3 हो जाएगा जो कि 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन देगा। तो हम क्या करेंगे, 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड को वे किया जाएगा। और वे करने के बाद उसको 1000 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में प्लेस कर देना है। 1000 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में प्लेस करने के बाद ऐड हाफ द वॉल्यूम विद डिस्टिल्ड वाटर। मतलब वो जो 1000 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है जिसमें कि 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड ऐड किया गया है, उसमें हाफ पानी से डिस्टिल्ड वाटर से उसको फिल कर देना है और उसको अच्छे से शेक करना है ताकि ऑक्जेलिक एसिड जो है वो उसमें डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद आपको वॉल्यूम मेकअप करना है मार्क तक विथ डिस्टिल्ड वाटर। और मार्क कहाँ तक आएगा, 1000 ml तक आएगा। मतलब ये है कि जब तक कि वो 1000 ml मार्क तक लेवल सॉल्यूशन का ना आ जाए तब तक आपको डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना है। जैसे ही मार्क तक आ गया वो एडिशन वाटर का रोक देना है, तो आपको 1000 ml सॉल्यूशन मिल जाएगा। और वो जो सॉल्यूशन ऑक्जेलिक एसिड का मिलेगा उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, 0.1 नॉर्मल होगा। तो इस तरीके से 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन बना लिया जाता है। बहुत ही सिंपल है। पहले तो मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करना है 126, उसके बाद उसका इक्विवेलेंट वेट 63। तो 63 हो गया 1 नॉर्मल के लिए, तो अपने को 0.1 बनाना है तो डिवाइड बाय 10 कर दिया, मतलब 6.3 ग्राम। तो 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड लेना है, 1000 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालना है, वाटर उसमें ऐड करना है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी, मार्क से थोड़ा नीचे, उसको डिज़ोल्व करना है, शेक करना है अच्छे से ताकि डिज़ोल्व हो जाए। फिर वॉल्यूम मेकअप 1000 ml तक वाटर से कर देना है। तो इस तरीके से 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अब चूँकि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है, अभी हम लोगों ने पीछे एग्जांपल में देखा था प्राइमरी स्टैंडर्ड के कि जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है। तो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है तो इसको स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 0.1 नॉर्मल आपने बनाया है तो ये 0.1 नॉर्मल ही इसका स्ट्रेंथ रहेगा, चाहे आप उसको 5 मिनट बाद यूज़ करो या फिर आप उसको 1 घंटे बाद यूज़ करो, उसका स्ट्रेंथ 0.1 नॉर्मल ही रहेगा। क्योंकि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है तो इसका स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगा, तो इसलिए इसको स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट एक सॉल्यूशन देखते हैं। एक है प्रिपरेशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। अब इसका भी स्ट्रेंथ 0.1
नॉर्मल है। तो अपने को एक सॉल्यूशन बनाना है पोटाशियम परमैंगनेट का जिसका स्ट्रेंथ 0.1 नॉर्मल होना चाहिए। तो इसमें भी पहले हमें ये देखना है कि पोटाशियम परमैंगनेट जो है वो सॉलिड स्टेट में आता है कि लिक्विड स्टेट में आता है। तो ये सॉलिड में आता है ये भी। तो फिर इसका मॉलिक्यूलर वेट देखना होगा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 158 ग्राम। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट 158 ग्राम है, नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है तो अपने को इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करना होगा। तो उसके लिए इसकी वैलेंसी देखेंगे। तो वैलेंसी जो होती है इसकी 5। अब वैलेंसी इसकी है 5 और मॉलिक्यूलर वेट है 158। तो इक्विवेलेंट वेट जब डिटरमाइन करना होगा तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 5 करेंगे वैलेंसी, तो आ जाता है 31.6 ग्राम। अब ये 31.6 ग्राम है तो उसको राउंड फिगर ले लेंगे 32 ग्राम। तो 32 ग्राम हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट। अब उतना ही अपने को लेना होगा और 1000 ml में डिज़ोल्व करना होगा, तभी 1 नॉर्मल आएगा। तो 32 ग्राम अगर लेते हैं तो वो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन देगा। हमें बनाना है 0.1 नॉर्मल, तो डिवाइड बाय 10 करना होगा। तो 32 को डिवाइड बाय 10 किया तो 3.2 आता है। तो हमें 3.2 ग्राम ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट लेना होगा और उसको अगेन 1000 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में प्लेस कर देना है। और 1000 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में प्लेस करने के बाद 3/4 वॉल्यूम तक डिस्टिल वाटर उसमें डाल देना है। और डालने के बाद ऑक्जेलिक एसिड में क्या कर रहे थे, शेक कर रहे थे डिज़ोल्व करने के लिए। यहाँ पे इजीली डिज़ोल्व नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, वाटर ऐड करने के बाद अपने को हीट ऑन वाटर बाथ फॉर 1 आवर, वाटर बाथ पे हीट करना पड़ेगा 1 घंटे के लिए, ताकि जो पोटाशियम परमैंगनेट है वो अच्छे तरीके से डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद अलाउ टू स्टैंड फॉर 2 डेज़, 2 दिनों तक उसको स्टैंड होने के लिए रख देना है। वाटर बाथ में 1 घंटे के लिए रखना है ताकि पोटाशियम परमैंगनेट अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद उसको 2 दिनों तक ऐसे ही रखे रहना है और 2 दिनों तक रखने के बाद फिर उसको फ़िल्टर कीजिए। फ़िल्टर करने के बाद जो भी फ़िल्ट्रेट आएगा उसको फिर से एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 1000 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर उसका वॉल्यूम मेकअप किया जाएगा डिस्टिल वाटर से। तो यहाँ पे प्रोसीजर थोड़ा अलग है। इसमें क्या है कि पहले जो भी वेट क्वांटिटी लेना था 3.2 ग्राम लेना था 0.1 नॉर्मल के लिए, तो 3.2 ग्राम ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट लेना है। उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 1000 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, या फिर यहाँ पर हम बीकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बीकर 1000 ml या फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लीजिए, उसमें 3/4 वॉल्यूम अराउंड 750 ml 700 ml डिस्टिल वाटर उसमें ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद उसको वाटर बाथ में रखना है 1 घंटे के लिए। वाटर बाथ में 1 घंटे के लिए रखेंगे तो पोटाशियम परमैंगनेट जो होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगा। फिर उसको 2 दिनों तक डार्क कंडीशन में रख देना है, ऐसे ही रख देना है। 2 दिनों के बाद उसको फिर से लेना है, फिर उसको फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करने के बाद जो फ़िल्ट्रेट आएगा उसको 1000 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफ़र फिर करना ही पड़ेगा। तो 1000 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में फ़िल्ट्रेट को ट्रांसफ़र कीजिए और फिर उसका वॉल्यूम मेकअप 1000 ml तक डिस्टिल वाटर से कर देना है। तो अपने को वो फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी 0.1 नॉर्मल पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर, ये जो पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन बनेगा उसको डार्क कलर्ड बॉटल में ही फिल करके स्टोर करके रखना है, नहीं तो वो डिटोरिएट हो सकता है। तो डार्क कलर बॉटल में ही उसको रखना है। तो इस तरीके से 0.1 नॉर्मल पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन बन जाता है। अब ये तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, तो इसका स्ट्रेंथ चेंज होता रहेगा विथ पैसेज ऑफ टाइम। तो जब भी हम इस सॉल्यूशन को यूज़ करेंगे किसी भी एनालिसिस प्रोसेस में, तो उस समय इसको स्टैंडर्डाइज करना ज़रूरी हो जाता है कि जब भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो उस समय उसका एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है, तो उसके लिए इसको स्टैंडर्डाइज करना होता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो दिस इज़ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन 0.1 नॉर्मल, जो अभी प्रिपेयर किया उसको स्टैंडर्डाइज कैसे किया जाएगा। तो पोटाशियम परमैंगनेट जो होता है उसको स्टैंडर्डाइज जो करते हैं वो ऑक्जेलिक एसिड से करते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रोसीजर ये है
कि पहले एक कोनिकल फ्लास्क लेना है, उस कोनिकल फ्लास्क में 20 ml ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन डालना है और ये जो ऑक्जेलिक एसिड होगा वो 0.1 नॉर्मल होना चाहिए। अभी इसका प्रोसीजर भी हम लोगों ने देखा था। तो ये जो 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड है उसका 20 ml हम ट्रांसफ़र करेंगे एक कोनिकल फ्लास्क में और उसके साथ उसमें ऐड करेंगे 5 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक कोनिकल फ्लास्क लेना है, उस कोनिकल फ्लास्क में 20 ml ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डालेंगे और 5 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और उसके बाद उसको वार्म करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस तक। तो हल्का सा गर्म करना है इसको और गर्म करने के बाद फिर उसको टाइट्रेट करेंगे पोटाशियम परमैंगनेट से। तो पोटाशियम परमैंगनेट से टाइट्रेट करेंगे तो ब्यूरेट में पहले क्या करना है, 0.1 नॉर्मल जो पोटाशियम परमैंगनेट है जिसका स्ट्रेंथ आपको डिटरमाइन करना है वो आप ब्यूरेट के अंदर फिल करके रख देंगे और कोनिकल फ्लास्क में ऑक्जेलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया है। अब उसको टाइट्रेट करेंगे जब तक कि आपका एंड पॉइंट ना आ जाए। एंड पॉइंट में क्या होगा, अ पिंक कलर दैट परसिस्ट फॉर मोर देन 30 सेकेंड्स दैट सिग्नल्स द एंड पॉइंट। अब यहाँ पे अगर पिंक कलर आता है जो कि 30 सेकेंड से ज़्यादा देर तक रह जा रहा है तो वही आपका एंड पॉइंट हो गया। तो ये आपका टाइट्रेशन ख़त्म हो गया, ब्यूरेट रीडिंग नोट कर लेना है। अब ये जो भी टाइट्रेशन हो रहा है तो उसमें जो रिएक्शन हो रहा है वो ये रिएक्शन हो रहा है। देखिए ये पोटाशियम परमैंगनेट है, ऑक्जेलिक एसिड डाला था, आपका जो कोनिकल फ्लास्क था उसमें आपने ऑक्जेलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड डाला था और टाइट्रेट किया पोटाशियम परमैंगनेट से। तो ये रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद पोटाशियम सल्फेट बना, मैग्नीशियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। अब ये होने के बाद जो पोटाशियम परमैंगनेट है जो कि 0.1 नॉर्मल आपने यूज़ किया था तो उसका अब स्ट्रेंथ क्या है, 0.1 नॉर्मल है या उससे कम है या ज़्यादा है, वो डिटरमाइन करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करना होगा। N1V1 = N2V2। अब यहाँ N1V1 जो है वो ऑक्जेलिक एसिड के लिए हो जाएगा और N2V2 जो है वो पोटाशियम परमैंगनेट के लिए होगा। तो अपने को N2 निकालना है। N2 इज़ नॉर्मेलिटी ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। सो अगर N1 जो है वो ऑक्जेलिक एसिड का नॉर्मेलिटी है तो ऑक्जेलिक एसिड की नॉर्मेलिटी तो अपने को पता है 0.1 नॉर्मल हम लोगों ने यूज़ किया था। उसी तरह V1 इज़ वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड यूज़, तो वॉल्यूम भी अपने को पता है 20 ml यूज़ किया है। N2 हमने निकालना है, स्ट्रेंथ है, नॉर्मेलिटी है पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का तो वो निकालना है। और V2 इज़ वॉल्यूम ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट कंज्यूम्ड बाय 20 ml ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो ये है ब्यूरेट रीडिंग। तो ब्यूरेट रीडिंग जो भी आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। तो हम उस तरीके से N2 डिटरमाइन कर सकते हैं। तो N2 विल बी N1V1 अपॉन V2। तो इस तरीके से N2 डिटरमाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी अराउंड 0.1 नॉर्मल। वो 0.1 नॉर्मल के अराउंड होगा, वो 0.1 से कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। सो दैट विल बी द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उस समय उस पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का एग्जैक्ट स्ट्रेंथ उससे पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम, और यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे इंडिकेटर कोई भी नाम नहीं दिया गया है। तो ये जो टाइट्रेशन होता है इसमें पोटाशियम परमैंगनेट जो होता है वो एज ए सेल्फ इंडिकेटर वर्क करता है, तो इसलिए कोई भी इंडिकेटर इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेकेंडरी स्टैंड का स्टैंडर्डाइजेशन प्राइमरी स्टैंडर्ड से कर सकते हैं, उसका ये एग्जांपल हो गया। तो इस तरीके से पोटाशियम परमैंगनेट प्रिपेयर भी हो गया था और ये उसका स्टैंडर्डाइजेशन भी हो गया है। तो आज के लिए फिर इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और दूसरे सॉल्यूशंस देखेंगे, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है और कैसे स्टैंडर्डाइज करना है। तो थैंक यू वेरी मच।